वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इस्लामिक शिक्षा की विशेषताएं या मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो इसमें जो विशेषताएं थी उसमें सबसे पहली विशेषता थी बिस्मिल्लाह रस्म। बिस्मिल्लाह रस्म यानी जो पढ़ाई प्रारंभ होने से पहले या शिक्षा प्रारंभ होने से पहले जो कराई जाती है शिक्षा के प्रारंभ के समय पर, तो मुस्लिम लोगों में इस रस्म को बिस्मिल्लाह रस्म बोला जाता था। जैसे उपनयन संस्कार था, उसी तरीके से ये बिस्मिल्लाह रस्म होती थी। और ये रस्म उस समय होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु का हो जाता था। 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु का जब बालक होता था तो बिस्मिल्लाह रस्म के लिए उसे एक मौलवी के पास ले जाया जाता था। और वो मौलवी जो है वहाँ बालक को नए कपड़े पहना करके अच्छी तरीके से तैयार करके और कुरान का 55वां और 87वां अध्याय पढ़ाता था और बिस्मिल्लाह का उच्चारण करा करके उसकी शिक्षा का प्रारंभ कराता था। तो ये चीज़ें जो थी ये बिस्मिल्लाह रस्म के अंतर्गत थी, जो हर वर्ग, धनी वर्ग या गरीब वर्ग सभी में होता था। लेकिन जो धनी वर्ग के जो व्यक्ति थे वो घर पर भी इस रस्म को पूरा करा लेते थे मौलवी को घर बुला करके। सेकंड नंबर था शिक्षा को प्रोत्साहन। उस समय में जो शिक्षा को जिस तरीके से वैदिक काल में ब्राह्मणों को प्रोत्साहन दिया गया था या ब्राह्मणों का अधिकार था शिक्षा पर, उसी तरीके से मध्यकालीन समय पर मुस्लिम शिक्षा पर भी सम्राटों का अधिकार होता था। यानी जो सम्राट होते थे या जो बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति होते थे मुस्लिम समाज में, वो ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। और जो शिक्षालय बनाए जाते थे वो भी बाहरी उससे चला करते थे, बाहरी नियंत्रण से चला करते थे। स्थान स्थान पर जो है, जो राजा थे, जो महाराजा थे, उस समय के जो सम्राट थे, उन लोगों ने मकतब, मदरसे और पुस्तकालयों की जो स्थापना की थी और साथ में छात्रवृत्तियों का भी प्रचलन कराया था, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे कि उनके समाज में शिक्षित हो सकें व्यक्ति। थर्ड नंबर था भाषा और विद्वानों को प्रोत्साहन। भाषा यानी जो भाषाएं थीं उस समय पे, तो जो राजभाषा थी फारसी थी। मुस्लिम काल में राज्य की जो भाषा थी मुख्य रूप से फारसी थी और फारसी भाषा के ज्ञानी होने के बाद ही उसको दरबार में या किसी अच्छे पद पर जो है आसीन किया जाता था। तो उस फारसी भाषा को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया गया था और इसके जो विद्वान होते थे उनको भी अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि जो फारसी का विद्वान होता था उसी को राज्य में या राजा के साथ पद, कोई ना कोई राज दरबार में पद दिया जाता था। फोर्थ था कक्षा नायकीय पद्धति। कक्षा नायकी जो पद्धति थी, यानी कक्षा में एक मॉनिटर टाइप में बना दिए ना, तो ये नायक जो थे वो एक तरीके से सहायक शिक्षक का कार्य करते थे। क्योंकि जो उच्च शिक्षा के जो योग्य बच्चे होते थे, जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे होते थे, वो अपने से नीचे वाली कक्षा के बालकों को पढ़ाने में अपने शिक्षक का सहयोग किया करते थे। अगला पॉइंट है गुरु शिष्य संबंध। तो मुस्लिम लोगों के आगमन के बाद जो था, जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो उतनी बढ़िया नहीं थी जितनी की बढ़िया वैदिक काल और बौद्ध काल में थी। फिर भी लगभग समान कही जा सकती है, पर लचीलापन उसमें फिर भी आ गया था, जिसमें औरंगजेब था जो वो अपवाद था, जिसने अपने गुरु को ही अज्ञातवास में डाल दिया था या जेल करा दी थी या जेल में डाल दिया था अपने यहाँ। क्योंकि वो नहीं चाहता था, वो ये कहता था कि ये शिक्षा कोई तरीके की नहीं है जिससे कि हम शासन कर सकें, या व्यवहारिक शिक्षा नहीं है, इसलिए उसने इसको जो है अपने गुरु को और जेल में डाल दिया था। तो बाकी का जो था गुरु शिष्य संबंध की जो परंपरा थी वैसे ठीक थी, श्रेष्ठ परंपरा के अंतर्गत ही बोली जाती थी। अगला है धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय। यानी धार्मिक तो धर्म से संबंधित थी, हम पहले भी बता चुके कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। और लौकिक जो कुछ दिखाई देता है केवल वही चीज़ वो जो है पढ़ा करते थे और उसी चीज़ का समन्वय था। इस प्रकार की शिक्षा का पूर्ण समन्वय था धार्मिक और लौकिक का। बालक को शुरू से ही अंकगणित और बातचीत का ढंग जो है वो कंठस्थ कराया जाता था, कैसे बोलना है, कैसे गणित का कार्य करना है। और इसके अतिरिक्त मदरसों में भी कुरान का अध्ययन कराया जाता था, जिससे कि धर्म का प्रचार किया जा सके। अगला है पॉइंट व्यावहारिक शिक्षा। व्यावहारिक शिक्षा यानी जो व्यवहार में रहती थी, जो उसी समय जो हमें आवश्यक थी उसके लिए, क्योंकि मुस्लिम लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे,
तो जो कुछ भी था उनकी शिक्षा में वो व्यवहार ही था, जो कुछ भी उस समय का था वो व्यवहार ही था। और औरंगजेब ने क्या किया था कि राजकुमारों के लिए शाब्दिक शिक्षा और शास्त्रीय शिक्षा दोनों को हटा दिया था और केवल भूगोल, इतिहास, राजतंत्र, सैन्य संचालन और समीपवर्ती राज्यों की भाषा की शिक्षा को बहुत अधिक उपयोगी उसने बताया था। औरंगजेब ने ही व्यावहारिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। अगला पॉइंट है निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि मकतब और मदरसे जो थे वो आपके मस्जिदों में चला करते थे और इनको चलाने का कार्य भी शासकों का या धनी व्यक्तियों का ही होता था। और जो शिक्षा थी वो बिल्कुल निःशुल्क थी। मदरसों में तो बिल्कुल ही निवास भी निःशुल्क था, भोजन भी और वस्त्र भी, सभी चीज़ें। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत संपर्क। वैदिक काल की तरीके से जो मुस्लिम शिक्षक थे वो भी अपने विद्यार्थियों के साथ ही निवास करते थे, अपने विद्यार्थियों के साथ ही रहते थे और अपने विचारों और आदर्शों से विद्यार्थियों को प्रभावित भी करते थे और उनकी प्रतिभा और कुशलता और योग्यता सभी में उनका योगदान किया करते थे। यानी एक तरीके से छात्रावास वाली जो स्थिति आ जाती है और शिक्षक भी वहीं रहते हैं और विद्यार्थी भी वहीं रहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि। सांस्कृतिक प्रारंभ में तो क्या था कि जो शिक्षा थी वो मुसलमानों के ही अधिकार में थी पूरी तरीके से, लेकिन सिकंदर लोदी जब आया तो उसने क्या करा था, ये प्रतिबंध हटा दिया था। मुसलमानों, ये नहीं था कि केवल मुस्लिम समाज ही और जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता है, बल्कि उसने अन्य लोगों के लिए भी, अन्य समाज के लोगों के लिए भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए रास्ते खोल दिए थे। और जिसके परिणाम क्या हुए थे, एक तो जातीय बंधनों की समाप्ति होगी, जो जाति में जो बंधन था वो खत्म हो गया। दूसरे सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि हो गई। ये चीज़ें थी। अगला पॉइंट है साहित्य एवं इतिहास का विकास। तो ये साहित्य और इतिहास का पूरी तरीके से उस समय में विकास हुआ था। जो शासक थे वो विद्या के प्रेमी थे, बहुत अधिक शासक थे विद्या के प्रेमी, और विद्वानों के संरक्षक भी थे, जिन्होंने विद्वानों को अपने शासन काल में और अच्छे अच्छे राजपदों पर सुशोभित किया था। और मुस्लिम युग में, इसीलिए जो मुस्लिम युग में नीति और दर्शन जैसे विषयों के साहित्य का निर्माण भी हुआ था। और रामायण और महाभारत जो ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद किया गया था। तो साहित्य और इतिहास को बहुत अधिक विकास मिला था उस समय पे। अगला पॉइंट है शिक्षा की व्यापकता का अभाव। लेकिन जो शिक्षा थी वो पूरी तरीके से सारी और व्याप्त नहीं थी, यानी सभी जगह नहीं थी, बल्कि धार्मिक कट्टरता की वजह से वो मकतब और मदरसों में ही सिमट के रह गई थी, केवल मकतब और मदरसों तक ही सीमित रह गई थी। और जो केवल धनी व्यक्तियों के जो बालक होते थे वो शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन शिक्षालयों की स्थापना जो हुई थी पर वो व्यापक नहीं हो पाई। ठीक है, अगला पॉइंट, अब अगला हेडिंग है हमारा मध्यकालीन शिक्षा के दोष। हमारी इस शिक्षा में दोष क्या क्या थे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि सार्वजनिक शिक्षा का अभाव था, सभी लोगों के लिए शिक्षा नहीं थी। दूसरा, आध्यात्मिकता का भी अभाव था शिक्षा के अंतर्गत। आध्यात्मिकता बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि वैदिक काल में योग और आध्यात्म को ही सर्वोपरि रखा गया था। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी नहीं था, जो साइकोलॉजिकल कोई शिक्षा नहीं थी, बल्कि एक कहते हैं ना मनोविज्ञान से हट करके शिक्षा थी। चौथा पॉइंट है विलासिता की प्रभुता। चूँकि सांसारिक जीवन को अधिक महत्व देते थे मुस्लिम लोग, पूर्व जन्म को बिल्कुल, पुनर्जन्म या पूर्व जन्म को नहीं मानते थे, तो जो भी सुख सुविधाओं के साधन अधिक जुटाते थे, तो जिसे हम विलासिता संबंधित कहते हैं, तो इसकी प्रमुखता हो गई थी। अगला पॉइंट है अस्थायी शिक्षा संस्थाएं। शिक्षा संस्थाएं जो होती वो स्थायी नहीं थी, कभी मस्जिद में चल रही, कभी किसी के घर पे चल रही, कभी किसी और जगह पे चल रही हैं, तो वो अस्थायी थी। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम था वो भी दोषपूर्ण था, उसमें कोई बढ़िया पाठ्यक्रम नहीं था। अगला पॉइंट है अरबी और फ़ारसी भाषा की प्रधानता थी। अरबी और फ़ारसी को अधिक महत्व दिया गया था। लिखने और पढ़ने की जो प्रक्रिया थी वो अलग अलग थी, और शिक्षा भी अलग अलग थी, लिखने की भी और पढ़ने की। स्वाध्याय की, यानी ज़्यादातर रटंत विद्या पर जोर दिया गया था। अपने आप स्वयं से पढ़ने की कोई उसमें महत्व नहीं था, उसका कोई महत्व नहीं था। इसके अतिरिक्त दंड बहुत कठोर दिया जाता था, शारीरिक दंड, जिसके कारण भी बालक जो हैं वो पढ़ाई छोड़ करके भाग जाते थे और एडमिशन नहीं लेते थे, पढ़ने नहीं आते थे। इसके अतिरिक्त हमने इसमें मकतब और मदरसा का भी जिक्र किया है। तो सब ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकतब और मदरसा बताइए क्या होता है। तो मकतब जो है, मकतब जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है अरबी भाषा के कुतुब शब्द से।
और कुतुब का अर्थ होता है लिखना, अर्थात जहाँ बालक लिखना और पढ़ना दोनों सीख जाए उस जगह को कहते थे मकतब। और ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। ये साधारणतः कहाँ से, मस्जिद से संबंधित होते थे और इनमें एक ही एक शिक्षक होता था और कहीं कहीं जो मौलवी होते थे वो अपने ही घरों में इस चीज़ को या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर मकतब चलाया करते थे, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। अगला है मदरसा। मदरसा क्या है कि मदरसा भी मुस्लिम समय में और उच्च शिक्षा के केंद्र थे और इसकी जो मदरसा शब्द की जो उत्पत्ति थी वो दरस शब्द से हुई थी, अरबी भाषा का शब्द था ये। इसका अर्थ है भाषण, यानी जहाँ भाषण दिया जाए, जहाँ व्याख्यान दिए जाएं, उसको मदरसा कहा जाता है। तो मदरसा वह स्थान था जहाँ शिक्षण के लिए भाषण या व्याख्यान का प्रयोग किया जाता था। ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे और इनकी जो स्थापना की गई थी वो धनी व्यक्तियों के द्वारा की गई थी और की जाती थी उस समय पे। और इसमें जो शिक्षक होते थे वो अनेकों शिक्षक होते थे और विषय से संबंधित शिक्षक होते थे। और मदरसों में क्या था कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था और छात्रावास भी फ्री था और छात्रों के लिए दैनिक भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।